वाराणसी के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में नया मोड़ आ गया है। आखिर अब इस मामले में एसआईटी जांच की जरूरत क्यों पड़ गई? पुलिस को आरोपित और पीड़िता के चैट में ऐसा क्या मिला कि अब किसी भी नई गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई? नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं IBC24 यूपी यूके। वाराणसी का बहुचर्चित दुष्कर्म मामला, जिसमें पीएम मोदी ने स्वतः संज्ञान लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, क्या अब वो पलटता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल अब तब उठ रहे हैं जब गुरुवार को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाली बातें कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बताया कि अब इस जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगी, और यही नहीं, अब कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक एसआईटी उसकी मंजूरी नहीं देगी या उसके विपक्ष में उसके खिलाफ कोई मजबूत और ठोस सबूत नहीं मिल जाते हैं। और पुलिस का यह भी कहना है कि अगर पीड़िता के आरोप गलत पाए जाते हैं तो उस पर भी उल्टी कार्रवाई की जाएगी। में लिखाए गए हैं 11 लोग अज्ञात दर्शाए गए हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी भी तभी होगी जब एसआईटी की टीम पर्याप्त साक्ष्य ऐसे लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राप्त कर लेगी। अगर सबूत पाए जाएंगे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रकाश में ला करके सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धनुवाई ना हो, उसको अन्याय ना हो, किसी के साथ, सभी के साथ न्याय हो। ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सेक्शन की वजह क्या है। दरअसल गुरुवार को कई आरोपियों के परिजनों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मोहित अग्रवाल के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। न सिर्फ न्याय की गुहार लगाई बल्कि कई ऐसे फोटोज और वीडियोज भी दिए जिससे ये पूरा केस ही उलट गया। कई फोटोज से ये साफ दिख रहा था कि वो लड़की घटनाक्रम के दरमियान उन लड़कों के साथ खुशी खुशी घूमते हुए दिखाई दे रही है, यानी वो अपनी मनमर्जी से उनके साथ चलती हुई उन वीडियोस में दिखाई दे रही है। जब उसने बताया था कि इस दिनांक से लेकर इस दिनांक के बीच मेरे साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लड़की के इंस्टाग्राम चैट के अनुसार बताया कि लड़की ने खुद ये बात कही थी कि मैं तुम्हारे कैफे पहुँच रही हूँ। इसी प्रकार से कुछ इंस्टाग्राम चैट दिखाई है जिसमें लड़की जिसको उसने अभियुक्त बनाया है, लड़की ने उसी लड़की के साथ चैटिंग कर रही है और उस लड़की को लिख रही है मैं तुम्हारे कैफे में पहुंच रही हूं। गौरतलब है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में पूरे देश भर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 19 साल की लड़की ने अपने साथ 23 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। उसने न सिर्फ कैफे और होटल बल्कि सड़क के किनारे भी रेप होने की बात कही थी। इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ, जिसमें 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। क्योंकि ये मामला वाराणसी का था जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया था। ये मामला सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ, इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि पीएम मोदी जब वाराणसी के दौरे पर आए तो उन्होंने इस मामले पर अलग से अधिकारियों से बात की थी और उन्हें इस मामले को लेकर दिशा निर्देश देते हुए कहा था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, अपनी कार्यशैली में तेजी लाती है और जिन 12 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद भी उन 11 लोगों का पता नहीं चल पाता जो अज्ञात रूप से नामजद थे। इसके बाद पुलिस को लड़की के कुछ बयानों पर संदेह होता है। हालांकि पुलिस उन अज्ञात में से कुछ लोगों को उठाती है, लेकिन उनके परिजन पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और वो कुछ ऐसे वीडियोज और फोटोज प्रोवाइड कराते हैं जिनमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि लड़की कई बार उन लड़कों के साथ खुशी खुशी चलते हुए दिखाई दे रही है। यही नहीं है कि इंस्टाग्राम चैट भी उनको पुलिस कमिश्नर को दिखाई गई जिसमें यह लिखा था, जिसमें युवती ने खुद कहा था कि हेलो मैं तुम्हारे कैफे पहुंच रही हूँ। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने अब एसआईटी का गठन करने का आदेश दे दिया है। इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी रैंक इसकी अध्यक्षता करेंगे, एक लेडी आईपीएस अधिकारी जो एडिशनल डीसीपी रैंक की हैं, एक एसीपी सर्विलांस प्रभारी और हमारे एसओजी प्रभारी और इंस्पेक्टर रैंक के एक आईओ इसमें पूरी एसआईटी टीम में सम्मिलित रहेंगे। ये 6 सदस्यीय एसआईटी होगी जो 1 महीने में पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि आरोपियों के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, जो बिंदु वो लेकर आए हैं, उसकी जांच एसआईटी से कराई जाएगी। इसके साथ ही पीड़िता के पक्ष से भी जो भी जांच होनी है वो भी कराई जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया है कि किसी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा और जब तक एसआईटी मंजूरी नहीं देगी तब तक कोई भी नई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं होगी।
पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों के परिजनों द्वारा लगाए गए 13 पॉइंट्स और 13 आरोपों की जानकारी भी दी है, जिन्होंने बिंदुवार तरीके से बताया है कि इसकी कैसे जांच होगी और किन किन पॉइंट्स पर एसआईटी जांच करेगी। तो आपको चलिए वो 13 बिंदु बता देते हैं जिसके लिए एसआईटी गठित की गई है। उसमें सबसे पहला बिंदु यही है कि पीड़िता जब 29 मार्च को लापता हुई तो 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक परिजनों ने किसी भी थाने या डायल 112 पर सूचना क्यों नहीं दी। दूसरा बिंदु यह है कि जब पीड़िता को 4 अप्रैल को उसकी सहेली के घर से बरामद किया गया तो उसने पुलिस को अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। तीसरा बिंदु है कि पीड़िता का 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के साथ कई बार विभत्स घटना हुई, लेकिन इन 29 से 4 अप्रैल के बीच वो 2 बार अपनी सहेली के घर गई, तो उसने सहेली को भी इस घटना के बारे में क्यों नहीं बताया। चौथा बिंदु यह है कि पीड़िता जिस सहेली के घर में थी उस सहेली के घर से पीड़िता का खुद का अपना घर मात्र 500 मीटर की दूरी पर। ऐसे में वो अपने घर क्यों नहीं गई और अपने परिजनों को इस घटना से अवगत क्यों नहीं कराया। एफआईआर के अनुसार 30 मार्च को पीड़िता के साथ चलती मोटरसाइकिल पर रेप किया गया। अब पुलिस इस पर जांच करेगी कि क्या ऐसा संभव है और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। सीसीटीवी रिकॉर्ड में पीड़िता 31 मार्च को दानिश, सोहेल और आयुष के साथ हंसते खेलते हुए जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में ये कैसे संभव है, इस बात की भी एसआईटी जांच करेगी। और जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जिस बात को लेकर एसआईटी गठित की गई है वो ये है कि पीड़िता ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर 2 अप्रैल को कई फोटोज और वीडियोज अपलोड किए हैं जिसमें वो स्वस्थ और खुश नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक दुष्कर्म किया गया। ऐसे में ये कैसे संभव है। इसी तरह अगला जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे पूरी जांच घूम गई वो ये है कि 31 मार्च को पीड़िता ने जाहिद खान, जो इस मामले में आरोपी है, उसके इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज किया कि हेलो, मैं तुम्हारे कैफे पहुंच रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी उसके परिजनों ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को सौंपा है और इसके बाद ही एसआईटी गठित करने का फैसला लिया गया है। जो 10वां और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आरोपियों के परिजनों द्वारा एक चार्ट सौंपा गया है। वो चार्ट इस बात का जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि मुझे इन जगहों पर ले जाकर अभियुक्तों द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसमें 80 घाट शामिल है, हुकुलगंज है, फुकरा आईपी मॉल शामिल है। तो उनका ये कहना है कि जब हर बार दुष्कर्म करने के बाद उसे स्वतंत्र रूप से अकेला छोड़ दिया गया, उसके साथ कोई अभियुक्त नहीं था, तो उसने इसकी जानकारी परिजन या पुलिस को क्यों नहीं दी। क्योंकि 80 घाट में भी पुलिस चौकी है तो वहीं आईपी मॉल के पास भी पुलिस चौकी है और डायल 112 की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ऐसे में पीड़िता ने किसी भी पुलिसकर्मी से मदद क्यों नहीं मांगी और ना ही पुलिस के पास गई। इस बात को भी एसआईटी की जांच में जो बिंदु बनाया गया उसमें शामिल किया गया है। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि 31 मार्च को उसके साथ दानिश ने रेप किया। इसके बाद 3 अप्रैल को वो उसके साथ जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने 3 दिन पहले बलात्कार की घटना को अंजाम दिया उसके साथ पीड़िता अपनी स्वेच्छा से कैसे चली गई, और फिर बताया कि उसके जाने के बाद फिर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में जो 12वां बिंदु है जो एसआईटी की जांच में शामिल किया गया है वो ये कि जब होटल और कैफे में उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया, किसी से मदद की गुहार क्यों नहीं लगाई। और 13वां और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसमें 12 आरोपी नामजद थे, लेकिन पीड़िता ने जब अपना बयान दर्ज कराया है माननीय न्यायालय में तो उसने इनमें से कई आरोपियों के नाम लिए ही नहीं। ऐसे में आरोपी ये भी लगाए जा रहे हैं जो परिजन पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा है कि हमसे पैसों की मांग की जा रही है और जो अज्ञात लोग हैं उनसे भी पैसों के लिए संपर्क साधा गया है। इस पर भी पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि किसी के साथ धन उगाही नहीं होने दी जाएगी और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी को अगले 30 दिनों के अंदर अपनी जांच की रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपनी है और उसके आधार पर ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि भले ही पीड़िता के जो बयान है वो मिले तथ्यों से मेल ना खा रहे हों, पुलिस को पीड़िता पर संदेह हो, वो एक अलग मामला है, लेकिन इन आरोपियों के पास से इनके मोबाइल में लगभग 550 लड़कियों के न्यूड वीडियोस मिले, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी भी तरह मासूम या निर्दोष नहीं। हालांकि पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC 24 यूपी।